क्या एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो महीने का 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकता है, क्या वो लॉन्ग टर्म के अंदर करोड़पति बन सकता है? म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल डेटा इस बात को कंफर्म करता है कि अगर किसी ने 20 साल में 10,000 रुपये की एसआईपी डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट करी होती, तो आज उसकी कॉर्पस वैल्यू 1 करोड़ से कई गुना ज़्यादा होती। लेकिन ऑन द अदर साइड एम्फी का एक शॉकिंग डेटा भी ये बताता है कि 100 में से 77% इन्वेस्टर 3 साल में ही अपनी एसआईपी को ब्रेक कर देते हैं। यानी कि 77% इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी एसआईपी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उनका कंपाउंडिंग बेनिफिट का एडवांटेज उनको नहीं मिलता है और यही कारण है कि उनका करोड़पति बनने का सपना बीच में ही अधूरा रह जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपना डिसिप्लिन ब्रेक कर देता है और उसको एसआईपी स्टॉप करनी पड़ती है। तो उसको बहुत डिटेल तरीके से अच्छे से समझेंगे ताकि बैक ऑफ द माइंड के अंदर आपके दिमाग के अंदर वो हमेशा फिट हो जाए, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें। और इसके अलावा हम एसआईपी की बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे जो कि आपको नॉर्मल एसआईपी इन्वेस्टमेंट से कई गुना अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले एक रियलिटी डेटा चेक कर लेते हैं। हम सिंपली 10,000 रुपये की एसआईपी किसी भी 3 रैंडम कैटेगरीज के सबसे पुराने फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके चेक करते हैं कि टोटल वेल्थ कितनी बनती है। इसके अंदर आपका 20 साल के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख के आसपास होगा। सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट करते हैं। लार्ज कैप के अंदर एबीएसएल सबसे पुराना फंड है और अगर उसमें 10,000 रुपये की एसआईपी 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी टोटल कॉर्पस वैल्यू भी 1.15 करोड़ होती और जिसका एग्जैक्ट रिटर्न लगभग 14% के आसपास आता। सेकंड फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पुराना फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और इसमें भी अगर 10,000 रुपये की एसआईपी 20 साल के लिए चलाते हैं की वैल्यू 1.50 करोड़ होती। स्मॉल कैप के अंदर कोटक स्मॉल कैप सबसे पुराना फंड है और इसके अंदर अगर टोटल वेल्थ चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.60 करोड़ के आसपास वेल्थ बन रही है, जिसका एग्जैक्ट रिटर्न 16.65% है। तो जैसा कि हम लोगों ने भी डेटा चेक किया, ये कंफर्म कर रहा है कि आप किसी भी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो या फिर स्मॉल कैप फंड हो, सबके अंदर वेल्थ 1 करोड़ से ज़्यादा की बन रही है लास्ट 20 ईयर्स के अंदर। तो नेक्स्ट अब इन्वेस्टर कौन कौन सी मिस्टेक्स करता है, उन मिस्टेक्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उनका रीजंस फाइंड करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको वन बाय वन करके चेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के टाइम पे ही कर देता है। बिकॉज मोस्टली इन्वेस्टर अगर आप नोट करेंगे तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव और बिना किसी गोल के अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि गोल को डिसाइड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि अगर आप बुल फेज में अपने इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिखने को मिल जाएंगे और उन रिटर्न से टेम्पर्ड होकर आप अपनी प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से आप अपनी एसआईपी को भी स्टॉप करेंगे। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट नेगेटिव फेज के अंदर स्टार्ट हुआ है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत जल्दी आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखने स्टार्ट होंगे और वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टर के अंदर फियर आ जाता है और उसकी वजह से वो अपने लॉस को कमिट करके एसआईपी को वहीं पे स्टॉप कर देता है। बिकॉज वहाँ पे अपना वो कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि आप अपने बचे हुए पैसे को भी बहुत जल्दी से सिक्योर कर लें। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग हो या चाइल्ड फ्यूचर। उसके लिए आपका टेन्योर जब भी फिक्स रहेगा तो आपके दिमाग के अंदर माइंडसेट और मोटिव यही होना चाहिए कि मुझे अपना ये गोल इस एसआईपी की इन्वेस्टमेंट से अचीव करना है। आप उस समय मार्केट के रिटर्न्स को कंसीडर नहीं कीजिए, इससे आप प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम है। उसके लिए आपका मिनिमम ड्यूरेशन 7 से 10 ईयर्स का होना चाहिए, क्योंकि अगर 7 से 10 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा तभी आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के बेनिफिट मिलेंगे और आप लॉन्ग टर्म के अंदर अपने डिजायर्ड वेल्थ को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक है मार्केट साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर। और आप देखेंगे कि मोस्टली इन्वेस्टर जब अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तब वो मार्केट साइकिल को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी वजह से ग्रीड इन फियर की मिस्टेक होती है। अपसाइड मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग और जब मार्केट डाउन हो रहा है तो लॉस को कम करने के लिए एसआईपी को ही स्टॉप कर दिया जाता है। हमें ये पता है कि मार्केट साइकिल्स में चलते हैं, जहाँ पे बुल फेज आता है तो उसके बाद में जब बेयर फेज होता है तो उसके अंदर फॉल और करेक्शंस आते हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली डेटा देखेंगे तो हर 10 साल में ये फॉल और करेक्शन 2 से 3 बार होते हैं और 20 साल में ये 4 से 5 बार होते हैं।
तो जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर आपको पता है कि मार्केट किस फेज़ में है और कौन सी साइकिल में चल रहा है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और उसकी वजह से आप ये ग्रीड और फियर वाली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं फंसेंगे। अच्छा, अगर मार्केट साइकिल को आपको समझना है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा कोरिलेशन होता है, वो है इंटरेस्ट रेट साइकिल। आप नोट करेंगे कि जब भी आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट को कट करना स्टार्ट होता है, उस वजह से मनी बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट के अंदर फ्लो होती है और वहाँ से बुल फेज स्टार्ट होता है। वैसे ही जब अगर आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से मनी मार्केट से निकलना स्टार्ट होता है और यही कारण है कि वहाँ से बियर फेज की शुरुआत होती है। सो अगर आप जब अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और मार्केट अपसाइड के अंदर है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है और आप अपने गोल को ध्यान में रखिए और मार्केट की फेस की अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रखिए कि यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है तो अपने लॉसेस से डरिए नहीं और ये दिमाग में रखिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा और फिर से बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। उससे आपका लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की जर्नी हमेशा इंटैक्ट रहेगी। तीसरी मिस्टेक है गलत अप्रोच के साथ में म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप नोट करेंगे कि मोस्टली इन्वेस्टर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही फंड को सेलेक्ट करते हैं और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ही बताता है कि कोई भी फंड किसी साइकिल में अगर परफॉर्म किया है तो वो दूसरी साइकिल पे डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेगा। बहुत लिमिटेड ऐसे फंड है जिनका इन्वेस्टमेंट और जिनकी परफॉर्मेंस रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ में आती है। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फंड सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को कंसिडर कीजिए। इन्वेस्टिंग स्टाइल के अंदर आपको ये नोट करना है कि फंड बाय एंड होल्ड अप्रोच के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है, क्योंकि आप एसआईपी इन्वेस्टर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं तभी आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे से बनेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से बनेंगे। इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि फंड अगर बाय एंड होल्ड अप्रोच के साथ में बना है तो ये फंड अपना सेक्टर रोटेशन फास्ट नहीं करेगा, इसलिए कुछ फेजेस के अंदर वो फंड अंडर परफॉर्म भी करेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर ये बहुत क्लियर है कि आपने किस स्टाइल के साथ में अपने फंड के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी है, तो उस समय पे अगर फंड की अंडर परफॉर्मेंस आएगी तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे और अपने इन्वेस्टमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि आपको किस तरीके का फंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए आप हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले फंड ही सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज इन्हीं फंड्स के अंदर आपको लमसम एज एन 18 से 20% रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे एसआईपी के अंदर आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एवरेजिंग कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे रिटर्न्स आपको एसआईपी के अंदर 12 से 13 या फिर 13 से 14% के आसपास ही मिलेंगे। अब ये रिटर्न्स आपको यूजुअली स्मॉल एंड मिड कैप या फिर डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के अंदर ही मिलेंगे। अगर आप कम रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके एसआईपी के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स 10% से और नीचे गिर जाएंगे। फोर्थ मिस्टेक है जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, वो है सही एसआईपी अमाउंट को सेलेक्ट करना। अब देखिए क्या होता है कि मोस्टली इन्वेस्टर या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अपनी सेविंग्स की अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा के एसआईपी की शुरुआत कर देते हैं और जब भी उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो उनको फोर्सफुली अपनी एसआईपी को स्टॉप करना पड़ता है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। या फिर इसके अपोजिट अगर देखें तो बहुत सारे लोग सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए अपनी एसआईपी की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए वो बहुत छोटे से अमाउंट से शुरू करते हैं और जब तक उनको अच्छा बेनिफिट मिलने लगता है तब तक कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए जितना ड्यूरेशन चाहिए होता है वो अपना मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशन वैसे ही लूज़ कर देते हैं। इस वजह से उनके पास में टाइम पीरियड बहुत कम बचता है। सो यहाँ पे आपको ये जानना है कि आपको एसआईपी का अमाउंट किस अप्रोच से सेलेक्ट करना है। देखिए उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आप अपने गोल अमाउंट का टारगेट अमाउंट पहले सबसे फिगर आउट कीजिए और रिवर्स एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर उस टारगेट अमाउंट को डालिए। 13 से 15% का रिटर्न रेट सेलेक्ट कीजिए। वो कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपको कितना एसआईपी अमाउंट चाहिए इस टारगेट को इस ड्यूरेशन के अंदर मीट करने के लिए। सो वो अमाउंट अगर आपकी सेविंग्स के अंडर आता है तब आप अपने उस इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और उस अमाउंट को शुरू से ही आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, तभी आपका अपना डिजायर्ड टारगेट अमाउंट अचीव होगा। और सबसे लास्ट मिस्टेक है गलत तरीके से अपने एसआईपी को मैनेज करना। अब देखिए आजकल मोस्टली इन्वेस्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोगों को आदत होती है रोज अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट और लॉस को चेक करना। सो इसकी वजह से इन्वेस्टर प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रैप में फंस जाता है और अपनी मिस्टेक्स को कमिट करता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करके। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को मत चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस, मार्केट परफॉर्मेंस और उसके पीयर व्यू कैटेगरी में कैसी चल रही है। तो अगर फंड की परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि मार्केट की साइकिल कैसी चल रही है। अगर मार्केट के अंदर में भी करेक्शन है, इसकी वजह से फंड के अंदर में भी फॉल आ रहा है,
तो उस दौरान आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। लेकिन अगर फंड की अंडर परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर एग्जिट या फिर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फेलियर से हो रही है, तो एक क्वार्टर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद में भी अगर अंडर परफॉर्मेंस रहती है तो तुरंत एक्शन लीजिए और दूसरे अच्छे फंड के अंदर शिफ्ट कीजिए। इस तरह से अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को आप मैनेज करेंगे तो आप बहुत ही प्रोफेशनली अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को होल्ड भी कर सकते हैं। तो और जब ज़रूरत पड़ेगी तभी आप अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहे हैं। सो ये बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीका है। नाउ लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, अगर आपके पास में मार्केट साइकिल की कमांड आ जाती है तो आप नॉर्मल एसआईपी से जितने रिटर्न्स बनाते हैं किसी भी एक फंड में रेगुलर इन्वेस्ट करके, उससे कई गुना बेटर रिटर्न्स आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट को प्लान करके बना सकते हैं। सो इस एसआईपी स्ट्रेटेजी को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्टेप के अंदर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है उसको 2 फेजेस में बांट लीजिए। लेट्स से कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 10 ईयर्स का है तो फर्स्ट फेज 5 ईयर्स एंड सेकेंड फेज इज शुड बी ऑल्सो 5 ईयर्स। और मान लीजिए अगर ये 20 ईयर्स का होता है तो 10+10 कर सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप के अंदर आपको सबसे पहले मार्केट साइकिल के फेजेस और उसकी पोजीशन को समझना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, इंटरेस्ट रेट और वैल्यूएशन सबसे 2 प्राइम पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अभी बुल फेज में है, सैचुरेटेड है या फिर बियर फेज के अंदर है और या फिर वहाँ से रिकवरी होने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बियर फेज। अगर मार्केट बियर फेज के अंदर है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले अपना फंड सिलेक्शन जो है वो हाई ग्रोथ यानी कि स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट वाले फंड से ही शुरुआत करनी है। और दूसरा, वहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो 100% एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। एंड लेट्स से कि अगर मार्केट बुल फेज के अंदर है और लेट या मिड साइज बुल फेज के अंदर आ रहा है, वहाँ पे आप अपने एसआईपी के लिए फंड का सिलेक्शन डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में से सेलेक्ट करेंगे। अगेन वो बाय एंड होल्ड एंड ग्रोथ स्टाइल ही होना चाहिए, लेकिन वो फंड मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में होना चाहिए। और यहाँ पे आप अपना एसआईपी अमाउंट फुली नहीं इन्वेस्ट करके थोड़ा सा कुछ आप पार्ट लिक्विड फंड या फिर डेट फंड्स के अंदर सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा जब मार्केट के अंदर फॉल या करेक्शन आएगा तब उसको यूटिलाइज करने के लिए काम आएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है एडिशनल परचेज की प्लानिंग। यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट को 5% के फॉल के अकॉर्डिंग अपने एडिशनल परचेज को प्लान करेंगे तो आपकी पोजीशन यहाँ पे बहुत बेटर होगी। सो उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, एवरी 5% फॉल पर आप अपने एडिशनल परचेज के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए। लेट्स से कि अगर बियर फेज में आपने इन्वेस्ट किया है, सो वहाँ पे ऑलरेडी आप अपनी एसआईपी से एवरेजिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत और एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करके अब अपनी एवरेजिंग कॉस्ट को बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सिंपल ध्यान रखना है कि 5% पे आप अपना एडिशनल परचेज कीजिए, सेकेंड 5% यानी कि 10% फॉल पे अपना एडिशनल परचेज बढ़ाएं। ऐसे करते करते में आप अपना एडिशनल परचेज और इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में आता है सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज के अंदर आपको एसआईपी से जितना भी कॉर्पस बना है उस कॉर्पस के ऊपर एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और वो भी होगा सेम आपके एसआईपी अमाउंट का। नाउ ये जो एसडब्ल्यूपी अमाउंट से जो भी पैसा आप रिडीम कर रहे हैं उससे आपको शुरू करना है स्टॉक के अंदर एसआईपी। नाउ ये स्टॉक की एसआईपी के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन होगा उसका पैरामीटर बहुत सिंपल है। जो भी थीम और सेक्टर जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आता है उसको पिक करना है। उसके अंदर सिंपली उन बिजनेसेस को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल काफ़ी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ रही है और वैल्यूएशन यानी कि पी रेशियो बहुत सिंपल है। इसके अलावा भी बहुत पैरामीटर्स ले सकते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसका प्रॉपर एनालिसिस लेके भी उस स्टॉक के अंदर शुरू कर सकते हैं। नाउ जब इस स्ट्रेटेजी को ओवरऑल आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपसाइड और डाउनसाइड सारी एरियाज को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए, स्टॉक इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क होता है, बट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक के अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपने म्यूचुअल फंड से बनाया हुआ पैसा है। एंड लेट्स से कि अगर सेकंड फेज के अंदर भी अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वहाँ पे भी आप अपनी एडिशनल परचेज वाली स्ट्रेटेजी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यू शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ पे भी आपके पास में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा कॉर्पस है जिसको यूटिलाइज करके आप अपनी एडिशनल परचेजेस करके स्टॉक के अंदर में भी अच्छी पोजीशंस बना सकते हैं। देन जब ओवरऑल आपका ये पूरा टेन्योर कंप्लीट होगा, आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक नॉर्मल एसआईपी एक नॉर्मल फंड में अगर आप करते हैं और स्ट्रेटेजी के साथ में करते हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसको मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ लेट्स सी ए प्रैक्टिकल एग्जांपल।
तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने 3 केस स्टडी लिया है। सबसे पहले एक नॉर्मल एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करके चेक किया है कि कितने रिटर्न्स बने हैं। उसके अलावा सेकंड केस के अंदर हम लोगों ने एसआईपी के साथ में एडिशनल परचेज किया है, और तीसरे केस के अंदर एसआईपी के साथ में स्टॉक एसआईपी के अंदर पैसा स्विच करके देखा है और उसके साथ में एडिशनल परचेज भी लगाया है। तो जब तीनों के रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल एसआईपी में रिटर्न्स 588% बने हैं। अगर उसमें एडिशनल परचेज को इंक्लूड करते हैं तो यही रिटर्न्स 659% तक पहुंच गए, और अगर स्टॉक को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो रिटर्न 704% बने हैं। ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इसके अंदर आप कॉर्पस भी देखेंगे तो नॉर्मल एसआईपी में कॉर्पस जहाँ पे 1.65 करोड़ था, एसआईपी प्लस एडिशनल परचेज में कॉर्पस 2.02 करोड़ के आसपास हुआ है, और स्टॉक को इंक्लूड करने पे कॉर्पस 2.20 करोड़ के आसपास पहुंचा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम लोगों ने एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड, जो कि स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल लिया था उसी के अंदर हम लोगों ने एसआईपी को शुरू किया है। और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन्स दिख रहे हैं ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के अंदर जब जब ड्रॉडाउन आया है, तो जैसे 2005 के अंदर पोर्टफोलियो 5.30 था तो वहाँ पे एडिशनल परचेज किया है। देन फिर जब ड्रॉडाउन 16% से नेगेटिव हुआ है तब वहाँ पे एडिशनल परचेज को 3 टाइम्स करके एडिशनल परचेज लगाया है। ऐसे ही हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे फॉल्स आए हैं वहाँ पे एडिशनल परचेज लगाते गए। जैसे कि 2008 के अंदर मार्केट बहुत बुरी तरह से नीचे गिरे थे तो वहाँ पे और ज़्यादा एडिशनल परचेज लगा है। देन यहाँ पे सेकंड फेज की शुरुआत होती है 2015 में, जहाँ पे हम लोगों ने म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करके वही पैसा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक लिया है, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जब 2018 से 2020 तक ऑटो सेक्टर बिल्कुल नहीं चला था, जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स स्टॉक के अंदर टॉप से अगर काउंट करें तो 52% तक का फॉल आया था। और उस केस में भी अगर नॉर्मली डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी करते रहते हैं तभी भी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे -28% से नहीं गए थे। नाउ ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसका भी यहाँ पे रियल प्रूफ एग्जाम्पल है। सो इन शॉर्ट, अगर आप नॉर्मल एसआईपी के साथ में एडिशनल परचेज और स्टॉक की एसआईपी वाली स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 50 लाख रुपीज़ के रिटर्न्स मिले हैं। नाउ एंड यू कैन सी द रियल एग्जाम्पल ओवर हियर। सो नाउ यू कैन बिलीव दैट कि दिस इज़ रियली पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकली आपके सामने एक म्यूचुअल फंड और एक स्टॉक को सेलेक्ट करके 20 साल की एसआईपी चलाई, जहाँ पे मार्केट बुरी तरह से 2 बार गिरे भी है और आपके रिटर्न्स नेगेटिव है, उसके बावजूद भी आपका कॉर्पस इतना बना है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर दिस वीडियो दैट कि जो शुरुआत में हम लोगों ने बात करी थी कि ये इन्वेस्टमेंट गेम सिर्फ अच्छे फंड सेलेक्ट करके अच्छे रिटर्न से पैसा बनाने की श्योरिटी नहीं देता है। दिस इज़ ए गेम ऑफ टोटली इन्वेस्टिंग माइंडसेट, और यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक्स और स्ट्रेटेजी को प्रॉपर तरीके से समझा है। नाउ द ओनली रिमेनिंग थिंग इज दैट कि अच्छे म्यूचुअल फंड और स्टॉक जिसमें एसआईपी कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स कौन से हैं, इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जो कि बहुत जल्दी ही पब्लिश करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अच्छा, अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी एक्सपर्ट टीम से बात करके आप अपनी पूरी एसआईपी की प्लानिंग ले सकते हैं और उसको डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करिए। ज़रूर से आप लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी डिजायर्ड वेल्थ बहुत अच्छे से बना सकेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।